इन सभी रूल्स को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। देखिएगा यहां पर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी रूल और एक होते हैं सेकेंडरी रूल। एक होता है प्राइमरी रूल, एक होते हैं सेकेंडरी रूल। तो ये 6 हमारे प्राइमरी रूल्स हैं और ये 2 हमारे सेकेंडरी रूल्स हैं। अब हमें इन सभी रूल्स को एक एक करके पढ़ना है। चलो जी, जुलाई के लिए भी एप्लीकेबल है ना क्लास? कोमल, जुलाई में इकोनॉमिक्स है, सिलेबस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, क्या है? एटलीस्ट जुलाई अटेम्प्ट भी है तो वी शुड नो कि हमारा सिलेबस क्या है। और ये क्वेश्चन कहां से आता है कि जुलाई में भी है, मई में भी है? हमें सिलेबस भी नहीं पता, कंटेंट नहीं पता हो ये तो समझ आता, सिलेबस भी नहीं पता, कमाल कर दी। ये इतना अजीब क्वेश्चन लगता है कि हाँ जी हमारे लिए एप्लीकेबल है। अरे यार, 4 शब्द क्या हटाए इंस्टीट्यूट ने कल के, बस। हाँ जी, तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में प्राइमरी रूल्स में सबसे पहला रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कहता है इस रूल का सार है, कहता है देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि 2 इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होती हैं, एक नैरो इंटरप्रिटेशन और एक वाइडर इंटरप्रिटेशन। तो जितना हो सके वो वाइडर इंटरप्रिटेशन पे ही जोर देना चाहिए, जितना हो सके वो वाइडर इंटरप्रिटेशन को ही ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है ना? से फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 135 जब हम कर रहे थे तो वहां वो लिखा था कि सीएसआर एक्टिविटीज जो है वो लोकल एरिया में होनी चाहिए। अब लोकल एरिया का मतलब क्या है? मास्टर ब्लास्टर मई 2022 के लिए है नहीं बेटा, मई 2022 में ना ये सिलेबस से हट गया है, और अब अगर मास्टर ब्लास्टर तेरी एक क्वेरी आई ना तो समझ ले मैंने ब्लॉक कर देना तुझे। ये सिलेबस से वैसे हट गया है मई 22 से, और इसकी जगह अब हिस्ट्री आ गया है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 2 सब्जेक्ट आ गए हैं इसकी जगह, ठीक है? तो अब वो करेंगे, उसकी क्लास होगी 2 दिन बाद होगी। तो हमारे सामने कई बार एक नैरो मतलब आता है, एक वाइडर मतलब आता है। तो हमेशा कोशिश करो कि वाइडर मतलब को ऑप्ट करने की, हमेशा वाइडर मतलब को ऑप्ट करने की कोशिश करो। जैसे 135 के अंदर मैंने कहा था कि हर कंपनी को लोकल एरिया पे ध्यान देना चाहिए। लोकल एरिया का मतलब, अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि टाटा मोटर्स पूरे इंडिया में है, तो टाटा मोटर्स के लिए लोकल एरिया क्या हुआ? क्या मैं कह सकता हूं पूरा हिंदुस्तान? द आंसर इज यस, ठीक है ना? सिमिलरली जैसे एक शब्द आता है सेक्शन 102 के अंदर, नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट। जब हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, यही शब्द सेक्शन 184 में भी मिलते हैं और यही शब्द 102 में भी मिलते हैं। तो जब मैं कहता हूं नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, तो यहां पर नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट का मतलब क्या है? क्या यहां कंसर्न और इंटरेस्ट का मतलब केवल पेक्यूनरी या फिर मॉनेटरी से है? नहीं। तो फिर अब अगर आपको याद हो तो मैंने सेक्शन 102 में भी लिखवाया था कि इसमें रिलेशनशिप इंटरेस्ट वगैरह भी आते हैं। सेक्शन 102 जब हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किया था तो वहां लिखा था कि इसमें रिलेशनशिप इंटरेस्ट वगैरह भी आते हैं, ठीक है ना? तो यानी कि किसी भी शब्द को बड़े से बड़ा मतलब देने की कोशिश करो जितना पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो पेपर में आपको कोट करना है, टू बी कोटेड इन एग्जाम। As per section 135, कंपनी प्रेस्क्राइब, जो भी कंपनी प्रेस्क्राइब होगी, शेल अंडरटेक वन और मोर ऑफ एक्टिविटीज एज प्रेस्क्राइब इन शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 में दी गई किसी न किसी एक एक्टिविटी को आपको करना पड़ेगा। शेड्यूल 7 कहता है कि कंपनी में एंगेज इटसेल्फ इन प्रमोटिंग द एजुकेशन। कल भी एग्जांपल दिया था, तो यहां एजुकेशन मतलब ट्रैफिक एजुकेशन विल बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। If I say traffic education, whether traffic education will be a part of education, बोलो ना हाँ। Now education shall be given a wider interpretation and include the traffic education, health education, etc. ये सब इसके अंदर include हो जाएंगे।
चले, दोनों में आता है नंदिनी। तो अब पढ़ना शुरू कीजिएगा। Sometime the occasion may arise when a choice has to be made between two interpretation. One is narrow and the other is wider or bolder. In such a situation, if the narrow interpretation would fail to achieve the manifest means object, purpose of the legislation, one has to adopt the wider meaning. तो narrow interpretation को नहीं, wider interpretation को स्थान दिया जाना चाहिए। आगे, for example, when we talk of disclosure of the nature of concern or interest of a director or manager of a company in the subject matter of the proposed motion का मतलब proposal, एजेंडा जिसे आप कहते हैं, जो मेंबर्स के सामने एजेंडा रखा जाता है ना, उसे हम मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड एक्चुअल में सेक्शन 184 के वर्ड हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में है। सेक्शन 184 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग चल रही है, अगर प्रपोज एजेंडा के अंदर इंटरेस्टेड है, वहां आया कोई प्रपोज एजेंडा के अंदर उसका कंसर्न है या इंटरेस्ट है, तो कंसर्न और इंटरेस्ट का मतलब क्या है? क्या उसका मॉनेटरी कंसर्न और इंटरेस्ट? नहीं, उसका रिलेशनशिप कंसर्न और इंटरेस्ट भी आ सकता है। ठीक है जा, उसका रिलेशनशिप कंसर्न और इंटरेस्ट भी आ सकता है। से फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी साहब बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना एक जो बिल्डिंग है या विला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो विला को ट्रांसफर करने जा रही है नीता भाभी को, नीता अंबानी को। अब लॉ कहता है, अंबानी साहब क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें आपका इंटरेस्ट है? यस, क्योंकि आपकी स्पाउस इन्वॉल्व है, तो आपको अपना कंसर्न और इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए। ये बात 184 में लिखी हुई है। तो यानी कि जब 184 कंसर्न और इंटरेस्ट की बात करता है तो वहां कंसर्न और इंटरेस्ट का मतलब बिल्कुल भी केवल मॉनेटरी इंटरेस्ट से नहीं बल्कि अदर इंटरेस्ट से भी है। ठीक है ना, तो वही लिखा है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ, ये स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है, ये कोट करना ही करना है, ध्यान रखना। The nature of concern or interest of a director or manager of company in the subject matter of proposed motion, we cannot confirm the word to pecuniary concern or interest alone, but we have to include any concern or interest whatever. ठीक है, here a restricted narrow interpretation would defeat the very purpose of the disclosure. The phrases and the sentence are to be construed according to their rule of grammar. ये लास्ट लाइन है, phrases and sentences are to be construed मतलब वैसे नॉर्मली ही पढ़ा जाएगा, अदरवाइज नॉर्मली हर शब्द को नॉर्मली ही पढ़ा जाएगा जब तक उसके दो इंटरप्रिटेशन ना आ जाएं। यानी कि वैसे तो नॉर्मली ही पढ़ा जाएगा जब तक आप ऐसी किसी जगह ना अटक जाएं जहां उसके दो मतलब निकलते हैं। तो यहां पहला रूल करने के बाद मुझे डन का मैसेज दे दो भैया। पहला रूल करने के बाद जरा मुझे डन का मैसेज दे दो। हाँ जी, लास्ट लाइन का एग्जांपल, लास्ट लाइन का मतलब यह है कि नॉर्मली वैसे उसे नॉर्मली ही पढ़ा जाएगा। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं प्रॉक्सी कैन नॉट वोट, तो इसमें दिमाग नहीं लगाया जाएगा। प्रॉक्सी कैन नॉट वोट का मतलब यही है कि मीटिंग में वोट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर सकता। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना फालतू का। बट हाँ, अगर कहीं फंसो कि दो मतलब निकले तो जाके वो उसका मतलब देखना है। लॉ में अगर कहीं फंसो, समझ आया? चले
सर एग्जाम है मतलब ये पूछ रहा है या बता रहा है? अच्छा, प्लीज कंडक्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट फॉर अस। कौन है? आयुष सिंह चौहान। आयुष जी, मुझे अपना एड्रेस जरूर देना, मैं ताकि घर आके ना आपके टेस्ट कंडक्ट कर सकूं, क्योंकि अदरवाइज तो मैं हर संडे करता हूं, तो शायद आप उसमें नहीं आते, तो मुझे बताना, मैं ताकि घर आके भी टेस्ट कर सकूं। मैं ये सुविधा शुरू करने वाला हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे तो जो टेलीग्राम को देख नहीं पाते बेचारे, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूं कि घर जा जाके सुविधा प्रदान करूं। इसी बहाने मेरा भी बाहर निकलना हो जाएगा। कब से घर ही बैठा हुआ हूं, पक गया हूं। तो ऐसे ही महान व्यक्तित्व, महान बच्चे, महान क्वेरीज जब आती है ना, दिल करता है कि मैं भी बाहर निकलूं, बिना मास्क के पढ़ा के आऊं, अच्छा लगता है। चलिए चलिए अच्छा, रिटर्न टेस्ट जिसे आप चेक करके बताओगे। ओहो, चलो देखते हैं, वो भी करते हैं। फिर आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। आ गया वो एग्जाम्पल जो हमने सबसे ज्यादा यूज किया है। चलिए, आप लॉ पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, अरे बेटा मैं शेरो शायरी सिखाता हूं। ये तो लॉ की क्लास में आज वैसे ही आया हूं, मैं तो शेरो शायरी का टीचर हूं। चलिए, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है जी? अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ स्टैच्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड सो एज टू लीड टू अ सेंसिबल मीनिंग। यानी कि शब्द को ऐसा समझा जाना चाहिए जिससे कि उसका सेंसिबल मीनिंग निकले, मतलब कुछ अर्थ निकले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये कोई कह दे कि पोपली एंड कैट, बोले, लिख के ना दे, पोपली एंड कैट टुगेदर आर गोइंग टू यूरोप, तो इसका मतलब आप क्या लेंगे? क्या पोपली किसी बिल्ली के साथ जा रहा है? सेंसिबल मतलब निकालो, क्या पोपली बिल्ली के साथ जाएगा क्या? तो कैट का मतलब कैटरीना नहीं होना चाहिए। कैट का मतलब कैटरीना नहीं होना चाहिए क्या उसमें? सेंसिबल मीनिंग, सेंसिबल, व्हाट वुड बी द मोस्ट सेंसिबल मीनिंग? कि पोपली इज गोइंग अलोंग विद द कैटरीना, भाभी, मतलब आपके एंगल से देखा जाए तो पोपली इज गोइंग विद कैटरीना टू यूरोप। बोलो ना हाँ। जा क्यों रहे हो ये तो बताओ। वो उसकी मम्मी से मिलाने उसे, ठीक है। चलिए आगे आगे। अरे यार According to this rule, the word of the statute must be construed so as to lead to some sensible meaning. Generally, the word or the phrases of the statute are to be given their ordinary meaning. वो कहते हैं नॉर्मली तो हम ऑर्डिनरी मीनिंग देते हैं, बट कई बार उनको सेंसिबल मीनिंग देना पड़ता है। जैसे पोपली एंड कैट आर गोइंग टुगेदर, हियर द कैट विल नॉट मीन द बिल्ली। How the Populi will carry the बिल्ली along with him to the Europe? अपने बच्चों को तो घुमाया नहीं यूरोप, बिल्लियां घुमा रहा हूं मैं यूरोप। वाह, कमाल ही हो गया। तो ऐसे थोड़ा ना होता है। Thus, if the court find that giving a plain meaning to the word will not be fair or reasonable construction, it becomes the duty of the court to depart from the dictionary meaning. डिक्शनरी से बाहर निकलो and adopt the construction which will advance the remedy and suppress the mischief. ये बड़े कीवर्ड हैं, ध्यान रखना। and adopt the construction which will advance the remedy and suppress the mischief. चलिए, ये एग्जाम्पल कोट करना है पेपर में, फॉर पेपर। ये हुआ हमारा सेकेंड रूल,
बोलो ना हाँ। बताओ कोई भी दिक्कत? छोटे पोपली की बुआ है? कौन बुआ बना दी तुमने अब उसकी? एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिसचीफ का मतलब होता है कि जो अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा, जो लॉ को समझने में हमें नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी जब आप सेंसिबल मीनिंग दोगे उसे। तो समझ आया? अब भी नहीं आया तो फिर मैं हरिद्वार में एक बस बुक कर रहा हूं हरिद्वार जाने के लिए, कहो तो टिकटें फ्री में करवा दूं। मिसचीफ मतलब नुकसान, जो लॉ समझ ना आने के कारण नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई मतलब एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिसचीफ। लॉ समझ नहीं आया, जो अर्थ समझ नहीं आया, उसके कारण जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई इस इंटरप्रिटेशन से करना। एडवांस द रेमेडी, सप्रेस द मिसचीफ। बोलो मेरे साथ, बोलो। एडवांस द रेमेडी, सप्रेस द मिसचीफ। ये शब्द कीवर्ड समझना। चलिए यहां से आगे क्या हम बढ़ सकते हैं या बढ़ने में हमें तकलीफ है? पहले ये बताओ, क्या हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं? नहाता है नहाता है। हाँ जी। अगला रूल है मेरा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? चलिए ये देखना शुरू करते हैं। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ला 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 हर घड़ी। हाँ जी, अब समझना जरा। कॉलोनी की आंटी आ गई। अरे संगीत ही ऐसा, क्या करूं। सेक्शन 96 के अंदर एक बात लिखी हुई है कि एजीएम टू बी हेल्ड, लिखना मत बुक में लिखा हुआ है, विद इन 15 months ऑफ लास्ट मीटिंग। सेक्शन 96 कहता है कि एजीएम टू बी हेल्ड विद इन 15 months फ्रॉम द लास्ट मीटिंग। फिर सेक्शन 136 करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट to be approved in AGM within 6 months from end of financial year। अब अगर मुझसे कोई पूछे तो एजीएम कब होनी चाहिए, तो मेरे को एक तरफ तो 96 में नजर आता है कि विद इन 15 months ऑफ द लास्ट मीटिंग होनी चाहिए, बट एक तरफ यह भी है कि विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि उस एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया जाना है। तो एक्चुअल में मेरे पास एजीएम से रिलेटेड दो लॉ हैं, ये भी है ये भी है। तो अब मैं क्या करूं? देखो, जब एक ही बात पर दो अलग अलग सेक्शन बातें कर रहे हूं, तो इससे अच्छा कि उन दोनों को हार या जीत डिसाइड करने के लिए से अच्छा है उन दोनों को ही स्थान दे दो लॉ में। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि एजीएम टू बी हेल्ड कब तक?
हम कहते हैं जी एजीएम टू बी हेल्ड 15 मंथ्स ऑफ द लास्ट मीटिंग और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना? तो फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशन और निकालते हैं कि इनमें से जो भी पहले आ जाएगा वो दोनों को रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। तो अदरवाइज अदरवाइज तो दोनों का अलग अलग, दोनों बातें अलग अलग लिखी गई हैं, एक 136 में एक 96 में, बट दोनों को मर्ज कैसे किया? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के थ्रू। और यही मेरा रूल है अगला, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। When there is a doubt about the meaning of the word of the statute, these should be understood in the sense in which they harmonize with the subject of the enactment. Enactment का मतलब भी एक्ट है, स्टैच्यूट का मतलब भी एक्ट है, लेजिस्लेटर का मतलब भी एक्ट है। तो दोबारा पढ़ते हैं। When there is a doubt about the meaning of the word of the statute, these should be understood in the sense in which they harmonize with the subject of the enactment and the object which the legislator had in view. तो यानी कि कानूनकर्ताओं ने जब कानून बनाया होगा तो उनका कोई ऑब्जेक्ट होगा पार्टिकुलर सेक्शन को बनाते हुए, तो फिर उनके उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जब लॉ के दो प्रोविजन अलग अलग लिखे हों तो उन सबको स्थान दो। हार्मोनाइज मतलब सबको स्थान दो, सबको जगह दो, सबको इज्जत बख्शो। Where there are in an enactment two or more provision which cannot be reconciled with each other, दोनों अलग अलग चीजें हैं, they should be so interpreted wherever possible so as to give effect to all of them. सबको स्थान देना है। This is also known as rule of harmonious construction. Let us take an example. ये लिखना है example. According to 96 of the Companies Act, there must be not more than 15 months between two consecutive AGM of a company. Act further require the board of directors to lay at every AGM a profit and loss account within 6 months from the end of financial year. Requires as per section 136 of Companies Act 2013 that, comma, the board of director to lay at every AGM of the company a P&L within 6 months from the end of financial year. The account is required to be accompanied by a balance sheet as at the date to which the P&L is made up to. मैं इसे और सिंपल लिखवा देता हूं, रुको ये इसकी जगह सिंपल लिखवा देता हूं। Board of Director is required to lay before AGM, comma, financial statement of company, comma, within 6 months from end of फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भाई, बोलो ना हाँ, बोलो बोलो हाँ। ये पैरा भी काट दो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो हम कह सकते हैं वी कैन इजिली मेट आउट दैट एक्सेप्ट द फर्स्ट एजीएम विच इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट रूल एन एजीएम टू बी हेल्ड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रूल। ये भी काट दो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, इट मस्ट बी हेल्ड नॉट लेटर देन 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस जनरल मीटिंग। फर्दर इट मस्ट बी हेल्ड लेट नॉट लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट या फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक मिनट रुकना।
चलो जी, नहीं नॉट लेटर नॉट अर्लियर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इससे ना थोड़ा इजी करवा दिया मैंने, वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी, तो इसको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में अब कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा यहां हेल्ड नॉट लेटर देन आएगा ना, नॉट लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। चले, इसको भी और सिंपल कर देता हूं, ये लैंग्वेज मुश्किल होगी याद करने में। 10 बोथ दीज प्रोविजंस shall be given effect to draw a proper interpretation. Thus, both these provisions shall be given effect to draw a proper interpretation. यहां तक मुझे डन का मैसेज दे दीजिएगा। चलो जी, उसके बाद मेरा अगला रूल आता है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेडन्स रूल। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हेडन्स रूल, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है गोल्डन रूल भी कहते हैं इसे, और इसे परपोसिव कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और इसे रूल ऑफ मिसचीफ भी कहते हैं। भाई साहब बहुत सारे नाम है इसके, इतना रूल में नहीं लिखा, रूल आसान है, इसके नाम याद करना मुश्किल है। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हिडन्स रूल, मिसचीफ रूल, परपोसिव कंस्ट्रक्शन, गोल्डन रूल। एक्चुअल में कथा है 1500 ईस्वी की एक अंग्रेजी राजा की, जिसके जमाने में, जिसके प्रजा में, जिसके राज्य में ये रूल चला करता था। अंग्रेजों के जमाने का राजा था हिडन तो उसके राज्य में रूल चला करता था। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सामने एक डायलॉग बोलता हूं कि अनारकली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली, तो ये कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों, वो कौन से हालात थे, वो कौन सी मजबूरियां थी जिसने अनारकली को डिस्को जाने को मजबूर किया। जाओ उन हालात पर, जाओ उन परिस्थितियों पर और जाके देखो कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन से हालात थे जिन्होंने ऐसी मजबूरियां पैदा की कि अनारकली को ये डिसीजन लेना पड़ा कि चल अनारकली चल डिस्को चले। तो जब मैं कहता हूं अनारकली डिस्को चली, तो इसके पीछे का दर्द समझो, इसके पीछे की मजबूरियां समझो, इसके पीछे की परिस्थितियां समझो। ये है हिडन रूल। जैसे शीला की जवानी, अब मैं इस पे क्या बनाऊं नालायक, शीला की जवानी कि जवानी क्यों आई,
चलिए, वो अगर अनारकली का पैशन हुआ तो भी देखो वो परिस्थितियां जिसने अनारकली का ये पैशन बनाया। कह रही हैं मैडम कि क्या मजबूरी थी कि जवान होना पड़ा। चलो समझ आया? जब बोलो ना, हाँ मतलब देखो वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण इस कानून का जन्म हुआ, ये आए, ये शब्द लॉ में आए, वो कौन सी परिस्थितियां थी। Where the language used in the statute is capable of more than one interpretation. The most firmly established rule for construction is the principle laid down in the Hayden's rule. एग्जाम में भी यही एग्जाम्पल चलेगा? नहीं, वो लिख सकता है, चिकनी चमेली लिख सकता है, कुछ भी लिख बेटा, इन्हीं पे तो मार्क्स मिल रहे हैं आजकल। चले आगे। जी, अगर किसी कानून के एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं तो फिर हेडन्स का केस लगा दो, जो कहता है कि मिसचीफ रूल भी कहते हैं, परपोसिव कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। वो कहता है कि 4 चीजों को कंसीडर करो। कितनी? 4 चीजों को कंसीडर करो। पहला, इस एक्ट से पहले कौन सा कानून था? दूसरा, वो कौन सी कमी थी जिसका इलाज नहीं मिल रहा था? तीसरा, इस चेंज से किस तरीके से उसका इलाज हो पाया? चौथा, इस चेंज को लाने का कारण क्या था? जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारा ना कंपनी एक्ट 1956 कहता था कि कोई भी डायरेक्टर 20 से ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टर नहीं बनेगा। 20 से ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टर आप नहीं बनेंगे, ये हमारा कंपनी एक्ट 1956 कहता था। बट हमारे पास कोई ये तरीका नहीं था पता करने का कि आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर हैं। ये तरीका हमारे पास था ही नहीं। हमारे पास कोई तरीका नहीं था यह पता लगाने का कि कोई व्यक्ति कितनी कंपनियों में डायरेक्टर है। तो अल्टीमेटली कानून लाया गया डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का, क्योंकि लॉ में एक मिसचीफ ऑपरेट कर रहा था कि कितनी कंपनियों में डायरेक्टर है पता ही नहीं लग रहा। तो इसको सप्रेस कैसे किया गया, इसकी रेमेडी कैसे दी गई? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लाके। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, पढ़िएगा। जो एग्जाम्पल आपने पेपर में कोट करना है वो कौन सा है? वो ये है, प्राइस कंपटीशन एक्ट। मुझे 1 मिनट और देना, ये जरा छोटे पोपली ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। चलो, अब क्या कहता है जी प्राइस कंपटीशन एक्ट? क्या कहता है सुनना जी,
कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955 द प्राइस कंपटीशन हैज बीन डिफाइंड एज। तो प्राइस कंपटीशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, पढ़िएगा। एनी कंपटीशन इन विच प्राइज आर ऑफर्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ एनी पजल बेस्ड अपॉन द बिल्डिंग अप अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन परमुटेशन ऑफ लेटर्स वर्ड्स और फिगर। ओहो, बड़ा समझ आया होगा तुम्हें। अंग्रेजी है, कईयों के मन से आवाज निकल रही होगी, डिंग 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 डिंग। ये क्या हुआ? वो जो पंजाब में बैठे ना सुखी, वो क्या सोच रहा होगा, ए की होया अजय इंग्लिश है जे के है, क्यों सुखी? यही सोच रहा है ना। अरे याद कर सुखी, न्यूज़पेपर में कई बार ऐसी गेम आती है, ऐसी जिसमें ऐसे करके ना यूं डब्बे बने होते हैं, आपको वो मतलब निकालना होता है। ऐसे होता है कि नहीं? बोलो ना हाँ। जैसे कि ये मतलब दिया हुआ है सी ए, ठीक है। अब वो कहता है इसका अर्थ निकालो। हाँ, सुडोकू कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? तो यहां पे दो बहुत भयंकर शब्द बन रहे हैं, उनका अर्थ वो बताइए। तो क्या दिमाग लगाओ। देखो जी, TRIN कैटरीना, फिर AMIT, क्यों? समझ आया? तो ऐसी गेम खेलते हो कि नहीं? सुडोकू कहते हैं या जो भी कहते हैं, जो क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह जो होती हैं वो। तो एनी कंपटीशन इन विच द प्राइजेस आर ऑफर्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ एनी पजल, जो पजल आती हैं उन पे प्राइज मिलते हैं ना, बेस्ड अपॉन बिल्डिंग अप अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन या परमुटेशन ऑफ लेटर्स वर्ड्स और फिगर्स। तो ये जो इसमें जो प्राइजेस वगैरह मिलते हैं, तो अब इशू ये अराइज हुआ कि वेदर द एक्ट अप्लाइज टू द कंपटीशन, उन कंपटीशन पे भी एक्ट लगेगा विच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्किल्स एंड आर नॉट इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग। ये एक्ट उन पे भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, कौन बनेगा करोड़पति? ऐसी जगहों पर लगेगा। बिग बॉस, क्या उन पे भी लगेगा? क्योंकि है भी ये भी गेम्स हैं। मगर कौन बनेगा करोड़पति में जाने से पहले आप तैयारी करके जाते हो, अच्छे खासे बुक्स वगैरह रेफर करके जाते हो, तो ये उन पे भी लगेगा। एथलेटिक्स में जो जाते हैं उन पे भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं माइकल फेल्प्स को कि चल आज हो जाए 2-2 हाथ, वो कहें चल हो जाए, मैंने कहा तो फिर फ्री स्टाइल ही करते हैं। उसने कहा ठीक है। पक्की बात है, इससे पहले कि मैं स्विमिंग पूल में कूदूंगा वो पार करके आ जाएगा इतने में। बोलो ना हाँ। हालांकि मैं भी बहुत गजब का स्विमर हूं, बहुत ही गजब का स्विमर हूं, परंतु फिर भी माइकल फेल्प्स तो माइकल फेल्प्स है। इसी वजह से 21 गोल्ड लेके बैठा है। तो सवाल उठा कि क्या उसने ट्रेनिंग ली होगी इसकी? हां, तभी तो पोपली को हरा पाया। क्या उसकी स्किल्स जबरदस्त तरीके के? हां, तभी तो पोपली को टक्कर देने की सोच पाया। तो इसका मतलब नाउ द इशू अराइज एज टू वेदर दिस एक्ट अप्लाइज टू कंपटीशन विच इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल स्किल्स एंड आर नॉट इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग। तो क्या उनके ऊपर भी लगेगा? माइकल फेल्प्स कौन? बेटा ये हॉलीवुड में गाने गाता है, जो वो है ना बीबर के पीछे ये वो कई बार ये बजाता है झुनझुना। चलिए आगे बढ़े। यार अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिफाइन किया और कहा Supreme Court, after referring to the previous stated law and mischief that continued under that law held that सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या थे? अच्छा, ये केस का नाम जरूर करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम बड़ा प्यारा है, वैसे याद हो जाएगा, कसम से कह रहा हूं, भूलोगे भी नहीं कभी। बोलो, चमार बोगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चमार बोगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कभी नहीं भूलोगे। हम आसान नाम भूल जाते हैं मगर लंबे लंबे नाम हमें याद रहते हैं, ये इतिहास गवाह है। चलिए ना,
Having regard to the history of legislation, we are of the opinion that the competition which are sought to be controlled by the act are only those in which success will not depend upon the substantial skill. Oh my God! समझ आया? ये चला गया, अंग्रेजी थी। पढ़ो। हैविंग रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, अब हमारा एक एक्ट है प्राइस कंपटीशन एक्ट, जो कहता है जी कि प्राइस जो है वो गेम ऑफ गैम्बलिंग वगैरह हो सकते हैं, जहां पे क्रॉसवर्ड पजल वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपको याद हो तो 1,000 रुपए तक जो है वो वेजरिंग होते थे। वेजरिंग याद होगा, फाउंडेशन में किया था। 1,000 से ऊपर वाले वेजरिंग नहीं थे, याद है? ये प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955 की फिगर है, ये 1,000 रुपए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्राइस कंपटीशन है ये कौन से कंपटीशन पे लगता है? ये प्राइस कंपटीशन क्या उनके ऊपर भी लगेगा? ये उनके ऊपर भी लगेगा जहां पर सब्सटेंशियल स्किल्स इन्वॉल्व है, जहां पर बहुत कठिन ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि वो भी प्राइस ही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम पिछले कानून को पढ़ें और वहां पे जो कमी थी उसको पढ़ें, तो हमें पता लगता है कि गैम्बलिंग वगैरह को डिमोट करने के लिए या गैम्बलिंग या ऐसी एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए एक कानून बनाया गया था, प्राइस कंपटीशन एक्ट। उस वक्त जिस टाइम वो एक्ट बना और जिसमें ये लिखा गया था कि ये जो गेम ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन या क्रॉसवर्ड पजल्स होती हैं, ये सारी जो हैं ये यहां पर 1,000 से ऊपर का इनाम जो है वो वॉइड है, जो वेजरिंग है। परंतु जब मैं उन गेम्स की बात करता हूं जहां पर सब्सटेंशियल स्किल्स इन्वॉल्व होती है, सब्सटेंशियल स्किल्स जहां पर इन्वॉल्व होती हैं, तो वहां पर यह कानून नहीं लगता, क्योंकि मेरी इच्छा ऐसी चीजों को रोकने की थी नहीं। मेरी इच्छा तो गैम्बलिंग को रोकने की थी, ऐसी पजल्स वगैरह जो शुरू हो रही थी उसे रोकने की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका अर्थ निकालने के लिए प्राइस कंपटीशन का उस वक्त गया जब प्राइस कंपटीशन बना था, तब देखा कि क्या दिक्कत थी समाज में, और उस जो दिक्कत थी उस मिसचीफ को सप्रेस करने की, मिसचीफ को रेमेडी देने की इसने कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस स्टेटेड लॉ एंड मिसचीफ दैट कंटिन्यूड अंडर दैट लॉ, हेल्ड दैट having regard to the history of legislation, we are of the opinion that competition which are sought to be controlled by the act are only those competition in which the success will not depend upon the substantial skill. यानी कि ये जो आप इनाम जो नियंत्रित करने की बात कर रहे हो, केवल उन्हीं गेम्स में कर रहे हो जहां पर सब्सटेंशियल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर सब्सटेंशियल स्किल्स होंगे तो फिर प्राइस कंपटीशन एक्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे। तो तभी कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ वगैरह का इनाम मिलता है, या बिग बॉस वगैरह में करोड़ों करोड़ों रुपए के इनाम मिलते हैं। गेटिंग इट? आगे बढ़ सकते हैं? बोलो ना हाँ, बोलो बोलो हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मगर पजल्स के लिए तुम्हारी कोचिंग क्लासेस तो नहीं होती ना, स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं होती ना। कॉमन सेंस रूल,
जैसे एथलेटिक्स वगैरह में होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं प्राइस कंपटीशन एक्ट सब पे लगा दूं तो एथलेटिक्स में भी 1,000 रुपए से इनाम, ऊपर का इनाम अवार्ड घोषित हो जाएगा। चले बेटा, तो गैम्बलिंग है भी तो इलीगल ना नेहा। आगे बढ़ते हैं, आता है कॉमन सेंस रूल। अब ये कॉमन सेंस रूल क्या कहता है? कॉमन सेंस रूल कहता है ऑल्दो द फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू एवरी वर्ड। ओहो, ध्यान से सुनना, लॉ में लिखे गए हर शब्द को पूरा पूरा स्थान मिलना चाहिए, ये हमारा जनरल रूल है जो कहता है कि लॉ में लिखे गए हर शब्द को पूरा स्थान दो। हाउएवर, ये उसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू जनरल। पेपर में मत लिखना जनरल रूल और एक्सेप्शन टू जनरल रूल। फिर कहता है कि मगर अगर कोई शब्द ऐसा आ जाए जिससे मतलब कुछ ना निकले, मतलब इफ नो सेंसिबल मीनिंग कैन बी फिक्स टू द वर्ड और फ्रेजेस और इट वुड डिफीट द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट, इट शुड बी एलिमिनेटेड। इट शुड बी एलिमिनेटेड। बेटा मगर बिग बॉस इसलिए वैलिड हो जाता है क्योंकि बिग बॉस में ना गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, बस वो कहता है प्राइजेस में ना गैम्बलिंग को प्रमोट किया जाता था, तो वो जो गैम्बलिंग को प्रमोट करने वाले प्राइजेस होते थे उनके ऊपर बैन लगाया इसने। 3 पत्ती जैसे हो गया, ऐसी चीजें। चले इनकी लीगैलिटी के ऊपर अगर डाल दिया जाए ना केस, तो रितिका ये सब सामने आ जाएंगे। अगर इनके ऊपर केस कोई डाल दे तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो केस। अब सुन लीजिएगा, ऑल्दो फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू एवरी वर्ड, मतलब लॉ में लिखे गए हर शब्द को पूरा स्थान दो। हाउएवर, अगर कोई सेंसिबल मतलब ना निकले, अगर किसी शब्द से सेंसिबल मतलब ना निकले तो फिर, या फिर वो लॉ के ऑब्जेक्ट को ही ध्वस्त कर दे, खत्म कर दे, तो फिर उसे एलिमिनेट कर दो। अब मैं इसका एग्जांपल तो दे सकता हूं, एक्चुअल में लॉ के अंदर ही है, सेक्शन 157 के अंदर एंड सेक्शन 161 के अंदर, बट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मुझे वो कराने से थोड़ा मैं हिचक रहा हूं। बट इसलिए मैं बड़े सिंपल शब्दों में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी इसका एग्जांपल तभी दिया नहीं है, क्योंकि इसका एकमात्र एग्जांपल आज की डेट में है सेक्शन 161 के अंदर है प्रॉपर, जहां इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल बना हुआ है, जहां 5 क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज उनमें से ऐसा है जिसको अगर मैं पढ़ूं तो उसका मतलब है पूरा सेक्शन 161 ही खत्म हो जाता है, बट 161 उसके पहले मुझे समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उन चक्करों में न पड़ के सिंपल सा मतलब आपको बताता हूं कि अगर एक मछली ऐसी आ जाए जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या उस मछली को बाहर निकाल देना चाहिए? यस। मतलब एक मछली इज इक्वल टू तालाब खराब, रिमूव मछली। समझ आया? एज सिंपल एज डेट। तो इसे कॉमन सेंस का रूल कहते हैं। दे ऑट टू बी कंस्टिट्यूट अट्रस मेगिस वैलिड क्वाम पीरियड, मीनिंग देयर बाय दैट इट इज बेटर फॉर थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मेड वॉइड। तो मतलब आपको पेपर में क्या पूछ सकता है वो ध्यान रखना। याद करने को मैं नहीं कहूंगा इसे कि आप याद करो, ये पेपर में अगर वो दे दे यूट्रस मेगस वेलिएट क्वेम्पीरियट, तो ये ध्यान रखना कि वो कॉमन सेंस रूल की बात कर रहा है, कॉमन सेंस रूल्स की, ठीक है, जिसका मतलब है इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मेड वॉइड। मतलब हर शब्द को स्थान दिया जाना जरूरी है, ये जनरल रूल है, जनरल रूल। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा है, जनरल रूल की बात कर रहा है। एवरी वर्ड टू बी गिवन इफेक्ट। एवरी वर्ड टू बी गिवन इफेक्ट,
यूट्रस मेगिस वेलेट कॉम्पेरिएट। मैंने आपको कहा कि ये जो जितनी ड्रीम 11 वगैरह है ना जो आजकल चलती हैं, अगर इनके ऊपर केस डाल दिया जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ये बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा अगर केस डाल दिया जाए। भाई डाले कौन? चले आगे, कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स और एंड। भाई साहब और का मतलब क्या होता है? ए और बी, ए और बी क्या मतलब है? दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों? दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों? द आंसर इज कोई एक। और ए एंड बी का मतलब क्या है? दोनों के दोनों। तो यानी कि और डिसजंक्टिव होता है जो अलग करता है, एंड कंजंक्टिव होता है जो कि साथ में जोड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इन्हें वाइसा वर्सा पढ़ा जाता है। बाप रे, मतलब वर्ड और लिखा है मगर उसे एंड पढ़ा जाएगा। द आंसर इज हां, टू गिव इफेक्ट टू द मैनिफेस्ट इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर। समझ आया? ये वर्ड्स काट दो, जरूरत नहीं है इसकी। तो कई बार इन्हें वाइसा वर्सा भी पढ़ा जा सकता है ताकि कानूनकर्ताओं की भावनाओं को समझा जा सके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाए, अगर तो नॉर्मल आ जाए रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन तो एग्जाम्पल मत देना। बट अगर खाली वर्ड मे और शेल के बारे में पूछे, खाली मे और शेल के बारे में पूछे तो ये एग्जाम्पल कोट करना, अदरवाइज कोट मत करना बिल्कुल भी। एग्जाम्पल है कंपनीज एक्ट 1956 का। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है, चाहे एक्ट एग्जिस्टेंस में हो या ना हो, अब इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो एग्जाम्पल समझ रहे हैं। एन एप्लीकेशन फॉर द वाइंडिंग अप शेल बी प्रेजेंटेड, कंपनीज एक्ट में लिखा था, बाय द आरओसी और द कंट्रीब्यूटरी, और such application shall be submitted within 14 days from the last day on which the statutory meeting to be held। एक पहले 3 मीटिंग होती थी, EGM, AGM, स्टेच्यूटरी मीटिंग, कंपनी एक्ट 1956 के टाइम पर, ठीक है ना। अब यहां पर वर्ड और का कोई मतलब है? यहां पर और का मतलब कुछ है? वर्ड सोचो, और पढ़ के इंटरप्रिटेशन निकलती है या एंड पढ़कर? मुझे ये बता दो बस, कौन से वर्ड से इंटरप्रिटेशन निकलती है? एंड से। बट लॉ में क्या लिखा हुआ था? और। यानी कि एप्लीकेशन वाइंडिंग अप की प्रेजेंट की जाएगी आरओसी और कंट्रीब्यूटरी के द्वारा, और सच एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड विद इन 15 डेज। और से क्या मतलब? एंड पढ़ूंगा तभी मतलब निकल रहा है। तो यहां पर और जो है, नाउ हियर द वर्ड और शैल बी कंस्टिट्यूटेड एंड एज इट विल लीड टू द एब्सर्ड, मतलब बेकार मीनिंग निकलेगा नहीं, तो बिल्कुल बेकार मतलब निकलेगा नहीं, तो इसलिए और को एंड पढ़ा जाना चाहिए। तो ये रूल है कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव का रूल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मे और शेल। वर्ड मे क्या डिनोट करता है? ऑप्शनल या कंपल्शन? वर्ड मे क्या डिनोट करता है? जी सचिन, मे डिनोट करता है कि डायरेक्टरी या ऑप्शनल नेचर है। डायरेक्टरी मतलब ऑप्शनल। और शेल क्या डिनोट करता है? कि मैंडेटरी नेचर का है। बट फिर कई बार मे को शेल और शेल को मे पढ़ा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल तो वैसे नीचे भी दिया हुआ है, मैं तुम्हें कल वाला एग्जांपल करवा देता हूं ना। सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये जरूर कोट कर देना अगर पेपर में करना हो तो। 2013 स्टेट्स एक्ट, कंपनी may be formed for any lawful purpose. Here the word may
to be considered as shall, since otherwise it would lead to absurd meaning. क्या मैं कह सकता हूं एब्सर्ड मीनिंग आ जाएगा? इसका मतलब तो होगा कि इलीगल ऑब्जेक्ट से भी कंपनी बन सकती है। बोलो हां या ना। वैसे चांसेस इसी के हैं कि वो पूरा पेपर में पूछेगा कि डिफाइन द रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, पूरा पूछेगा कि डिफाइन द रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एब्सर्ड मीनिंग, एब्सर्ड मतलब बेकार का मतलब। जी कल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे जी, कल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम, जितने भी अभी पास्ट में आए हैं। चलो जी शुरू करूं। The word may in the statutory provision would not by itself show that the provision is directory in nature। अच्छा, दोनों आते हैं यहां, यानी कि मे वर्ड का मतलब खुद में ये मत ले लेना एकदम कि वो डायरेक्टरी ऑप्शनल ही है, क्योंकि लॉ मेकर के इंटेंशन दूसरी भी हो सकती है। इन सम केसेस द लेजिस्लेटर मींस लॉ मेकर may use the word may as a matter of pure conventional courtesy, मतलब परंपराओं के कारण वो may लिख सकते हैं, and yet intended a mandatory force, जबकि मतलब कंपल्सरी करना चाहते हैं। अच्छा, therefore in order to interpret the legal import of the word may we have to consider the various factor। तो इसलिए वर्ड may को इंटरप्रिटेट करने के लिए बहुत सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी, जैसे द यूज ऑफ द बहुत सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी। अब शेल पे आते हैं। द यूज ऑफ द वर्ड शेल वुड नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक अ प्रोविजन ऑफ दैट मैंडेटरी। सिमिलरली शेल का मतलब ये नहीं कि मैंडेटरी है, इट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूट विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड। अगेन ये किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ इसके साथ देखो, दस एज अगेंस्ट द गवर्नमेंट द वर्ड शेल when used in the statute is to be construed as may unless a contrary intention is manifest। ध्यान रखना, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कोर्ट उनके साथ शेल वर्ड यूज किया जाता है ना, तो आप उन पे दबाव डाल रहे हो, दबाव नहीं डाल सकते। तो इसलिए जब भी गवर्नमेंट के साथ कोर्ट के साथ शेल वर्ड यूज किया जाता है तो वहां शेल का मतलब मे होता है। लिख सकते हो मनीष, ये एग्जांपल मे और शेल का ये वाला लिख देना जो अभी लिखवाया है सेक्शन 3 वाला, ठीक है ना। चले, हमारा अगला रूल आता है रूल ऑफ एजेस्डम जेनेरियस। एजेस्डम जेनेरियस, इसका मतलब क्या है? पहले एग्जांपल समझना। मैं आपको कहता हूं डॉग्स कॉमा कैट्स कॉमा काउस कॉमा बफेलोज
एंड अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में क्या लिखना चाहेंगे? पहला ऑप्शन डायनासोर, दूसरा ऑप्शन लॉयन, तीसरा ऑप्शन रैबिट। क्या लिखना चाहेंगे? डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज एंड अदर एनिमल्स। क्या मैं कह सकता हूं कोई डोमेस्टिक एनिमल? डायनासोर थोड़ा ना घर में पालूंगा मैं। तो यानी कि ये जब इस तरीके के शब्द होते हैं ना एंड अदर, तो अदर का मतलब पिछले वालों के साथ ही लिया जाता है। सिमिलरली जैसे कि एक और मतलब देखते हैं, कहां गया आर्म्स, एम्यूनिशन, गन पाउडर और एनी अदर गुड्स। एनी अदर गुड्स में क्या आएगा? मंगलसूत्र, पैरों की पंजेबें, एनी अदर गुड्स में क्या आएगा? क्या मैं कह सकता हूं यहां पे तो ऐसी चीजें आ रही हैं, आर्म्स, एम्यूनिशन, गन पाउडर, टैंक्स लिखो, राइफल्स लिखो, ये चीजें लिखो। समझ आया ना? तो मतलब हर वर्ड अपनी संगति के साथ आता है। The term Agestum generis means of the same kind or species. Simply stated, the rule of Agestum generis means that where the specific words are used and after those specific words some journal words are used, the journal words would take their color from the specific word used earlier. हाँ, जैसे कोमल ने एग्जांपल दिया, सलमान कॉमा रणबीर कॉमा अक्षय एंड एनी अदर, तो एनी अदर में अमित पोपली डाल सकते हो। बोलो ना हाँ। For instance, in the expression in consequences of war, comma disturbance or any other cause, वॉर कॉमा डिस्टर्बेंस और एनी अदर कॉज, तो यहां एनी अदर कॉज का मतलब क्या है? द वर्ड एनी अदर कॉज वुड टेक द कलर फ्रॉम द अर्लियर वर्ड वॉर और डिस्टर्बेंस एंड वुड लिमिटेड टू द कॉज ऑफ द सेम काइंड एज द टू नेम्ड इंस्टेंसेस। तो एनी अदर नेचर का मतलब भी क्या उन्हीं पिछले दो शब्दों से लिया जाएगा? हां, बोलो ना हां। Now this is called Agestum generis. Agestum generis means same प्रजाति के हिसाब से। तो ये सारे हमारे प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन थे भाई साहब। इसके बाद हमारे कुछ सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी हैं। सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो और कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी बने हुए हैं, जैसे आपको पेपर में सबसे ज्यादा पूछता है इफेक्ट ऑफ यूसेज के बारे में बताइए, सबसे ज्यादा पूछता है। या फिर आपको कंटेम्परेनिया एक्सपोजिशा ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, ये बोल सकता है। हालांकि ये लैंग्वेज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर लैंग्वेज आ गई तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, ये बहुत जरूरी है। तो अगर मैं कहूं ऑप्टिसिमा लीगम इंटरप्रेसेट कॉन्स्टिट्यूडो,
तो इसका मतलब क्या है? द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं कि अग्नि के 7 फेरे लेने पर विवाह संपन्न होता है। अग्नि के 7 फेरे, तो जैसे वो एक नालायक बैठा था कि अग्नि के 7 फेरे का मतलब क्या, मैं सिगरेट का धुआं जला के उसके 7 फेरे ले लूं तो भी क्या हो जाएगा? अभी वो जो फिल्म आई थी, वो जो कौन सी थी यार, भूल गया मैं, वो जो अरे कुछ बताओ ना यार, जिसमें वो अखबार को, घर के अखबार को आग लगा के 7 फेरे लेने की कोशिश करते हैं, मंत्र जला रहे होते हैं, उसमें मोबाइल में वो मंत्र बंद हो जाते हैं, बैटरी खत्म हो, लुक्का छुप्पी, लुक्का छुप्पी, याद आया? तो घर में अखबार जला रहे हैं, अखबार जला के उसके 7 फेरे ले रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। अग्नि का मतलब हवन कुंड होता है, हवन कुंड के 7 फेरे, तब जाके विवाह संपन्न होता है। मैंने जलाई बीड़ी और मैं ले रहा हूं 7 फेरे, ले लो भाई, फेरे ले रहा हूं, ऐसे थोड़ा ना होता है। समझ आया? बोलो ना हाँ। तो कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ। वो कहते हैं फिर भी अगर मान लीजिए कल को मैं कोर्ट में चला जाऊं, मैं कहूं मैंने जज साहब कैटरीना के साथ 7 फेरे लिए हैं, मेरी ऑपोजिट पार्टी कहे नहीं 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 लिए, मैंने कहा जज साहब कसम से, मम्मी कसम, बीड़ी जलाई थी, बीड़ी में आग भी लगी हुई थी, धुआं नहीं निकला था, अभी आग लगी हुई थी, हमने 7 फेरे कंप्लीट किए। अब अदालत क्या कहेगी? क्या बीड़ी जला के भी शादियां होती हैं? परंपरा देखना पड़ेगा। बीड़ी है तो अग्नि, परंतु यह अग्नि का मतलब हवन कुंड की अग्नि है या बीड़ी सिगरेट की अग्नि है? समझा? तो कस्टम, परंपराओं को देखा जाएगा, परंपराएं देखी जाएंगी, परंपराएं। चले, अरे बोलो ना हाँ। द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ। तो कई बार इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें परंपराओं को देखना पड़ता है। परंपराओं को देखो, अग्नि के 7 फेरे, बीड़ी जलाई या पी? पी। चले आगे, नालायक। फिर कहता है कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिशा ऑप्टिसिमा फोर्टिसिमा इन लीगे, ऑप्टिमाइट फोर्टिसिमा इन लीगे। मैं दोबारा बोलता हूं, कंटेम्परे, मैं एक्चुअल में स्टाइल मार रहा हूं कि देखो मैं कितना प्यारा पढ़ सकता हूं। कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिशिया ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। नहीं, इसका एग्जांपल नहीं देना आपको, जब भी आएगा ना इफेक्ट ऑफ यूसेज आएगा बस, तो इसका यही एग्जांपल देना जो नीचे दिया हुआ है, टू बी कोटेड, ठीक है? कहता द बेस्ट वे टू इंटरप्रिटेट अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रीड व्हेन मेड। जिस टाइम ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था ना, उस वक्त के हालात को देखकर उसको इंटरप्रिटेशन करो, उस डॉक्यूमेंट को। अच्छा, therefore the best interpretation or construction of a statute or any other document is that which has been made by the contemporary authority। contemporary authority मतलब जो उस वक्त की अथॉरिटी थी, हिडन रूल से मिलता जुलता है, उस समय की अथॉरिटी जिसने इसे बनाया। ये लिखेंगे कैसे? मैंने आपको कहा है कि ये लिखने में नहीं आएगा। अगर पेपर में आए इफेक्ट ऑफ यूसेज तो आप केवल ये लिखो, ये जो इसके अलावा है, ये द बेस्ट वे टू इंटरप्रिटेट अ डॉक्यूमेंट। बट कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्हें मुश्किलों से खेलने में मजा आता है, दे रियली एंजॉय इट। तो फिर वो अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, स्टाइल बड़ा गजब का लगेगा।
अगर ये लिख दोगे तो बहुत गजब का, नहीं तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है बस वही लिखने ना, फिर ये बाकी मत लिखना, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपके यूट्यूब चैनल का लिंक दे दें। हाँ, लिंक दे दियो बेटा, वो 2 क्लासें लिख दो, क्लास नंबर 1 रेफर करो या क्लास नंबर 2, हो सके तो टाइम भी रेफर कर दियो कि इतने घंटे के बाद देखना, ठीक है। वो भी तेरे को अपने मोहल्ले का एड्रेस देगा कि मार्क्स लेने हो तो मेरे घर पे ना इस वाली गली में आ जाइयो, फ्री मार्क्स दूंगा मैं तुझे। Section 6 of the Indian Post Office Act 1898. The government shall not be responsible for any loss or damage which may occur in the consequences of any telegram officer failing in his duty with respect to the receipt, transmission or delivery of any message etc. Message and यानी कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर कोई लॉस हुआ या डैमेज हुआ। कब? टेलीग्राम ऑफिसर अगर मान लीजिए कि डिलीवरी नहीं कर पाया किसी मैसेज की, एंड नो सच ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज ऑन अनलेस है। ये मैंने इस बार एग्जांपल डाले हैं, थोड़ा अंग्रेजी लिखने में मुझे दिक्कत आ गई लग रहा है। अनलेस ही कॉजेज द सेम नेग्लिजेंटली और फंडामेंटली नहीं होना चाहिए, फ्रॉड्यूलेंटली होना चाहिए। अरे यार, फ्रॉड्यूलेंटली। लो जी, अब पढ़ो। कहता है गवर्नमेंट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज विच मे अकर इन कंसिक्वेंसेस ऑफ टेलीग्राम ऑफिसर। अगर कोई ड्यूटी डिलीवर नहीं कर पाया, कोई मैसेज डिलीवर नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। नो सच ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली कोई ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अच्छा, अब क्या करें? फिर कहता है इट हैज बीन हेल्ड बाय द डिफरेंट कोर्ट दैट अबव इम्यूनिटी मतलब छुटकारा इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट बट, ये बट लिखा है, बट सही कर लेना क्योंकि ये सारा मैंने लिखा है इस बार, तो तेज लिखने में गड़बड़ हुई है। बट दोबारा, it has been held by the different court that above immunity is available only in case of ordinary post and registered post but not in the case of speed post। अच्छा, ऐसा क्यों? वो कहता है ये जो आजादी दे रहे हैं ना हम सरकार को भी या फिर उसके ऑफिसर्स को भी कि अगर डिलीवर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम जानबूझ के तुमने ऐसा ना किया हो तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहता है ये जो इम्यूनिटी दी है हमने ये केवल ऑर्डिनरी और रजिस्टर्ड पोस्ट से दी है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये कानून बना था उस टाइम स्पीड पोस्ट तो था ही नहीं, और जब स्पीड पोस्ट था ही नहीं तो क्या स्पीड पोस्ट के लिए भी ये कानून लगेगा? जब वो था ही नहीं तो उसके लिए कैसे लग सकता है? समझ आया? अरे बोलो ना। हाँ, तो अगर बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि जब एक कानून कहता है कि हम अगर ये लेटर डिलीवर ना हुआ तो हम सजा नहीं देंगे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, पोस्ट वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मगर जिस टाइम ये कानून बना उस टाइम स्पीड पोस्ट नहीं था, तो स्पीड पोस्ट के ऊपर आप एप्लीकेबल कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। चलिए, फिर आता है अगला पैरा जो कहता है नॉस्किटरोसोसिस। ध्यान रखना, ये याद करना है, नॉस्किटरोसोसिस। इसका मतलब क्या है नॉस्किटरोसोसिस? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं एयर कंडीशन तो इसका मतलब क्या है? हवा, और कंडीशन मतलब हालात, तो दोनों को जोड़ दूं तो हवालात बना।
दोनों का मतलब हवालात हुआ। तो एयर कंडीशन मतलब घर में एयर कंडीशन है, तो मतलब क्या घर में हवालात है। ये मतलब है इसका। बोलो ना हाँ। एक तो तुम हां नहीं बोल रहे तो मुझे दिक्कत तब महसूस होती है क्योंकि हां नहीं बोलते तुम। लॉ कहते हैं देखो दो शब्द अलग अलग मतलब हो सकते हैं, परंतु कई बार जब उन्हें जोड़ा जाता है तो उनके अलग अलग मतलब को छोड़कर जो एक कॉमन मतलब निकले वो लिया करो। तो ये कहते हैं नॉस्किटरोसोसिस। दूसरे शब्दों में एसोसिएटेड वर्ड टू बी अंडरस्टूड इन द कॉमन सेंस मैनर। When two words of the expression are coupled together, one of which generally exclude the other, air dash condition, red dash carpet, ठीक है ना। रेड कारपेट वेलकम किया तो मतलब बहुत ही जबरदस्त वेलकम किया। रेड कारपेट का मतलब यही है कि लाल कलर का कालीन बिछाया गया। दोनों इकट्ठे मिले तो इसका अर्थ कुछ और जाता है। जब किसी का बहुत बड़ा स्वागत हो तो उसे रेड कारपेट मीनिंग कहते हैं। इट डजंट मीन कि लाल कलर का ही कालीन बिछाना है। When the two words or expression are coupled together, one of which generally exclude the other, क्योंकि ऐसे वर्ड यूज होते हैं ना नॉर्मली, मतलब वन ऑफ विच जनरली एक्सक्लूड द अदर, नॉर्मली जो अलग अलग यूज होते हैं बट आज इन्हें जोड़ा जा रहा है। जनरली एक्सक्लूड द अदर मीन्स नॉर्मली दे आर यूज्ड सेपरेटली। Obviously, the more general term is used in a meaning excluding the specific one. तो उन दोनों को जोड़कर एक मोस्ट जनरल मतलब जो है वो निकाला जाना चाहिए। अच्छा, on the other hand, there is a concept of nonskitorososis, that is to say the meaning of word is to be judged by the company it keeps. When two or more words which are capable of analogs meaning, मतलब अलग अलग मतलब के, are coupled together, they are to be understood in their cognate sense, means proper sense, proper. They take as it were their color from each other, that is the more general is restricted to sense from each other. बस इसके आगे काट दो क्योंकि एग्जाम्पल भी है। जो शब्द याद नहीं होने उनसे मजे क्यों लेने। पढ़ो जी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहता है कि वर्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट विच कैरीज एनी बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन। लो जी, एनी बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन। अब यहां पर आया प्रोफेशन। बिजनेस और ट्रेड का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब प्रॉफिट मोटिव नहीं होता कभी भी, बट क्योंकि प्रोफेशन का मतलब अलग है। मतलब अगर आप कहीं चैरिटी कर रहे हो तो वो भी प्रोफेशन है। जैसे कि एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो चैरिटेबल पर्पस से चल रही है तो इसका प्रोफेशन है। बट दिक्कत है, वैसे तो इसका अलग मतलब है प्रोफेशन का, बट आज ये किनके साथ यूज हुआ है? बिजनेस ट्रेड के साथ। बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन। तो जब ये प्रोफेशन बिजनेस और ट्रेड के साथ यूज हुआ तो इसका मतलब प्राइवेट डिस्पेंसरी जो चैरिटेबल पर्पस से चल रही थी अब वो यहां पर नहीं आएगी। अब वो यहां पर नहीं आएगी। समझ आया? ने बोलो ना हाँ। The word commercial establishment means an establishment which carries any business, trade or profession. Now the term profession shall be construed or interpreted with the associated word, that is business or trade. तो इसका मतलब thus it was held that the private dispensary for charitable purpose does not fall within the definition of the commercial establishment. समझ आ गया? चलो जी, हम आज यहीं पर खत्म करते हैं और कल
अब शुरू करेंगे बाकी की कथा, और कल ये चैप्टर खत्म होके इसके हम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस को भी खत्म कर लेंगे। कल सारी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस भी खत्म हो जाएंगी इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब वर्ड प्रोफेशन, जो कि बिजनेस और ट्रेड मतलब जिसमें प्रॉफिट ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, बट क्योंकि ये बिजनेस और ट्रेड के साथ आया तो इसलिए ये उन्हीं का मतलब अब ले लेगा। चलो, आज स्पेशल क्लास मैंने सोचा था कि आज लूंगा, बट आज नहीं होगी क्योंकि मुझे आज फाइनल की क्लास लेनी है। तो अब कल मॉर्निंग में ही हमारी क्लास होगी स्टैट्यूट की 3rd क्लास। चले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, बाय बाय।